साथियों, अब से हम चैप्टर वाइज जो है टीआरई 4.0 को देखते हुए इतिहास विषय के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को यहीं पर बताएंगे और उसके जो डिटेल हैं उसको भी समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। टीआरई 4.0 बीपीएससी यूपीएससी सभी में ये कारगर हो सकते हैं। ये मॉडरेट एनसीईआरटी है, ठीक है। तो 1000 वर्षों के दौरान परिवर्तन की जांच पड़ताल, ठीक है। पढ़िए, 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीशी का बनाया हुआ यह दुनिया का नक्शा एक हिस्से जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है, ठीक है। ये अल इदरीशी का जो है ये बनाया हुआ नक्शा है, ठीक है। मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। तो इसमें दिया हुआ है कि अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीशी ने 1154 ईस्वी में, ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जो है भारतीय उपमहाद्वीप को समुद्र तक दिखाकर, या किस अरब भूगोलवेत्ता ने सबसे पहले भारत का नक्शा बनाकर भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया था। तो अल इदरीशी हो जाएगा। इसके बाद कहेगा कि कब बनाया था, तो 1154 में। यहाँ जो नक्शा दिया गया है उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया है, ठीक है। 1720 में बनाया है। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीशी के नक्शे दक्षिण भारत की उस जगह का है जहां आज हम उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका द्वीप ऊपर की तरफ। जगहों के नाम ये देखिए, 18वीं शताब्दी के आरंभ में गुआम दी लिस्ले के एटलस नुवो के अनुसार यह महाद्वीप, देखिए कब का है, 18वीं शताब्दी का भारत का नक्शा है और बहुत हद तक सही बनाने का प्रयास किया गया है, देखिए, ठीक है। गल्फ ऑफ बंगाल भी है, ठीक है। आगे चलिए, 1720 का जो नक्शा है और ये भारतीय उपमहाद्वीप का ये पूरा नक्शा है अल इदरीशी का, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये क्या है, पूरा नक्शा है, ठीक। चलिए, ये पूछ सकता है किस अरब विद्वान ने सबसे पहले भारत का नक्शा बनाया था और भारत को एक उपमहाद्वीप बताकर उसके आसपास के सभी देशों को दिखाने का प्रयास किया था। तो ये कौन हो जाएगा, अल इदरीशी। बहुत प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। पूछेगा, दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि किस एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 के आसपास भारत का नक्शा बनाया था, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इनका नाम जो है, फ्रांसीसी मानचित्रकार 1720 ईस्वी में बनाते हैं, ठीक। और इनका जो है नाम 18वीं शताब्दी में गुआम द लिस्ले होता है, ठीक है। एटलस नुवो के अनुसार यह महाद्वीप है। इनमें से कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज, कुछ जाना पहचाना नाम है। जब इसको जूम करिएगा तो कुछ कुछ आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था। ये पूछा जाएगा कि कितने शताब्दी बाद जो है दूसरा मानचित्र बना था, तो ये याद रखिएगा, 1154 के बाद 1720 का अर्थ है लगभग 600 साल बाद, ठीक है। इस कालावधि में महाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उनमें से विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे को देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के एक नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नजर डालें, क्या उतने ही ब्यौरे हैं। गंगा के मार्ग को देखें, इनमें से किस तरह का दर्शाया गया है, ठीक है। देखिए, इतने ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युग के क्या होता है गया था कि इतिहासकार जब बीते युग के महत्वपूर्ण दूसरे युग के मानचित्र का अंकन विज्ञान भी बहुत बदल गया। इतिहासकार जब बीते युग के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भ में भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखा जाता है। तो इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव निकलकर सामने आया। एक
में जो बना हुआ था वो, और उसके बाद जो है लगभग 650 साल बाद बना हुआ दूसरा मानचित्र। ठीक है, तो इसमें यही ध्यान रखना है आपको कि 1154 और 1720 ये दोनों ईस्वी याद रखना है, और किस किस ने बनाया ये नाम भी याद रखना है। तो अरबी नाम तो हो सकता है आसानी से याद हो जाए आपको, और 18वीं शताब्दी के आरंभ में गुआम द लिस्ले जो है वो बनाने वाला था। और ये पूछेगा कि उसने उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को दर्शाया था, तो यूपीपीसीएस में हो सकता है पूछ दे, तो गुआम द लिस्ले हो जाएगा। ठीक है, और 1154 में किसने, अलदृषि ने बनाया था, ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, और इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है। आगे है कि नई और पुरानी शब्दावली, देखिए वोकैब क्या है, इसके संबंध में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बातें दी गई है। ठीक है, अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। वाजिब बात है कि जब जब आप प्रगति करिएगा तो इन्फॉर्मेशन जो है जुड़ता चला जाता है, तो भाषा और शब्द भी बदलते चले जाते हैं। जैसे अभी आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं तो कई प्रकार के नए शब्द उभर कर सामने आते हैं, जैसे सेल्फी, ये सब शब्द पहले प्रचलन में नहीं था, लेकिन आया जब से एंड्रॉयड और स्मार्टफोन का युग आया उसके बाद से इसका प्रचलन बढ़ गया। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं, और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत सी बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग में फारसी, ठीक, आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। ठीक है, तो अब तो बहुत सारी भाषाओं का समावेश हो गया फारसी में। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं बल्कि शब्दों में भी आ गई है। ठीक है, उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाजुल सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा नदी के बीच स्थित इलाका था। अब देखिए सीधा तौर पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने जो है हिंदुस्तान शब्द के प्रयोग के लिए, किस इतिहासकार ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया और उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का इलाका बताया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिन्हाजुल सिराज। यह कह देगा कि मिन्हाजुल सिराज की 13वीं शताब्दी के एक फारसी लेखक इतिहासकार थे। इनके अनुसार हिंदुस्तान शब्द में कौन कौन से कथन सम्मिलित हैं। पहला पंजाब का इलाका शामिल किया गया, दूसरा ऑप्शन रहेगा हरियाणा शामिल किया गया, तीसरा गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र शामिल किया गया, चौथा रहेगा एक से अधिक, पांचवा रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको उसके हिसाब से उत्तर लगाने का प्रयास करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये पूछेगा कि मिन्हाजुल सिराज ने जो हिंदुस्तान का जिक्र किया है ये किस भाषा के इतिहासकार थे, फारसी भाषा। ठीक है, उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थों में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया है, यहाँ ध्यान देना है। ये मैं इसको जो है अंडरलाइन कर देता हूँ। ये पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना का क्षेत्र मिन्हाजुल सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए आगे है कि जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे, सल्तनत के प्रचार प्रसार के साथ साथ इन शब्दों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते चले गए, क्योंकि जब दिल्ली सल्तनत का उदय हो गया तो ज्यों ज्यों बादशाह ने जिस जिस क्षेत्रों को जीता उसके लिए हिंदुस्तान शब्द का अर्थ भी बढ़ता चला गया। जिससे हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का जब समावेशन हुआ, इन पहले तो कभी नहीं हुआ था। इसके विपरीत 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जब किया था, यही चीज़ देखिए कि जब तक सल्तनत रहा तब तक दक्षिण में दौलताबाद से ज़्यादा प्रभाव तो बढ़ नहीं पाया, लेकिन जैसे बाबर का समय आया तो हिंदुस्तान शब्द में जो है उपमहाद्वीप शब्द जुड़ा गया। ठीक नहीं, सो महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ निवास करने वाली संस्कृति का वर्णन करता है कौन, बाबर, बाबरनामा में करता है। ठीक है, तो समय के हिसाब से जो है इसकी परिभाषाएं बदलती चली। ठीक है, तो ये पूछेगा कि सल्तनत काल में जो हिंदुस्तान शब्द का वर्णन था उसमें निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं थे। तो दक्षिण भारत का अगर कोई भी राज्य देगा तो उसका जिक्र नहीं करना। ठीक है, देगा कि 16वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस
मुगल शासक ने या किस शासक ने मध्य युग में किस शासक ने देगा कि 16वीं शताब्दी पूछे या जो भी पूछे, मध्य युग में किस शासक ने हिंदुस्तान शब्द के लिए उपमहाद्वीप का प्रयोग करते हुए यहाँ के भूगोल और पशु पक्षियों तथा यहाँ निवास करने वाली संस्कृतियों का वर्णन किया है और इस संदर्भ में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है, तो ये कौन हो जाएगा? बाबर ने किया है। ठीक है, चलिए, यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंद के लिए कुछ कुछ समान है। ठीक है, खुसरो का भी जिक्र मिलता है, खुसरो ने भी ऐसा प्रयोग किया था, मगर यहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा है। वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। लेकिन क्या राष्ट्रीय अर्थ जुड़ा हुआ था? नहीं, एक भौगोलिक सांस्कृतिक तत्व जरूर सम्मिलित था, लेकिन संपूर्ण रूप से राष्ट्रीय अर्थ नहीं था, इसलिए क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे प्रांत थे जिसके अलग अलग राजा हुआ करते थे, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीयता संभव नहीं है। क्या आपको ऐसे कुछ और शब्द का ध्यान आता है जिसके अर्थ में भिन्न भिन्न शब्दों में बदले जाते हैं? बहुत सारा अर्थ है जिसका समय के हिसाब से परिवर्तन हुआ है। ठीक है, चलिए, किसी भी, जैसे देखिए, सबसे पहले उपाध्याय शब्द से जो है, पहले उपाध्याय शब्द था, ठीक, उसके बाद उपझा आया, उपझा से फिर बना क्या? झा। ठीक है, तो इसी तरह शब्द में परिवर्तन आते रहता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि बदलते चले। ठीक है, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसे सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ ऐसे व्यक्ति जो भारत का ना हो इसके लिए इस्तेमाल होता है, और मध्य युग में मानो किसी गांव से आने वाला कोई अनजान व्यक्ति। तो देखिए कितना सरल भाषा में दिया है, जैसे मैंने अभी एक उदाहरण देकर आपको समझाया कि विदेशी शब्द का जो इस्तेमाल किया जा रहा था, पहले किया जाता था ग्रामीण इलाके में, बाहर से कोई आता था तो प्रदेश से आया है या विदेश से आया है, जो आपने कहा होगा कहाँ कम जाए प्रदेश, तो कहाँ कमाने जाता है, तो अर्थात प्रदेश। ठीक है, आगे है कि हमारे लिए आज इसका अर्थ अलग है। एक ऐसे व्यक्ति जो कि भारतीय ना हो, मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो तो भी क्या कहलाता है? विदेशी कहलाता है। ठीक है, लेकिन आज के अर्थ में क्या है? बदल गया है, यानी भारतीय सीमा से बाहर, यानी राष्ट्रीयता की भावना जब प्रबल हुई तो इसका अर्थ भी बदलता चला गया। ऐसे व्यक्ति को के लिए किसी नगरवासी या वनवासी विदेशी होते थे, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धर्म जाति परंपराओं से जुड़े होने के कारण भी ये विदेशी नहीं होते थे। ठीक है, तो संस्कृति का बड़ा महत्व था। ठीक है, चलिए आगे, यह परिवेश का महत्व था। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए आपने पिछले साल अपने गुप्त वंश के शासकों हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा हो, ये क्लास 6 की बात कर रहे हैं, उसमें बेसिक कुछ गुप्त वंश और हर्ष के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी का अध्ययन करेंगे, यानी पूरा मिडाइवल जो है ये कवर करने का प्रयास 7th क्लास बेसिक रूप से करेगा। ठीक है, इससे सीधे प्रश्न जो है आपने देखा होगा कि इस बार भी वेटेज था मिडाइवल हिस्ट्री का, किसमें? 9th 10th में, 10+2 में, और कहीं कहीं जो है ये देखने को कहाँ मिला, जो है ये प्राइमरी में भी एक आध प्रश्न इसका है। ठीक, इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार ने जिन स्रोतों का प्रयोग किया है उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। ठीक है, इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्का, तो याद रखना है कि इतिहासकार जब भी लिखते हैं तो बिना प्रामाणिकता के कोई भी इतिहास का कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए अलबरूनी लिखता भी है कि जब भारत के विषय में कुछ कहा जाता है तो वो जो जैसा अनुभव करता है उस बेस पे लिखा जाता है कि यहाँ के लोग जो है मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ने लगते हैं, उसमें कोई प्रामाणिकता नहीं होती है। तो बिना प्रामाणिकता के इतिहास का कोई महत्व नहीं लिख होता है। ठीक है, सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य कला
ये सभी क्षेत्रों में भवन निर्माण लिखित सामग्री जो भी उस समय मिले हैं उसी के आधार पर इतिहास के लेखन का प्रयास किया गया। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्रियों की संख्या विविध आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी। मध्यकाल में सबसे ज़्यादा लिखित सामग्रियों का साक्ष्य है। ठीक है। इसके आगे इतिहासकार की सूचनाओं दूसरे प्रकार के स्रोतों का भी धीरे धीरे इस्तेमाल क्या हो गया, कम होता चला गया। ठीक है। चलिए देखिए कागज का मूल्य। इन दो प्रसंगों की तुलना करिए। 13वीं शताब्दी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। ठीक है, यानी उसकी दूसरी छपाई होना। एक कोई बुक है तो उसका दूसरा कॉपी उसको चाहिए। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसके लिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाली जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। उसके कागज को सुखाकर इस्तेमाल कर लिया। इस एक सदी के बाद अगर आप उसे बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट कर देता। देखिए कितना शानदार बताया गया है कि आज जितनी आसानी से कागज आपको मिल जाता है, 13वीं सदी में ये बहुत रेयर फैक्ट था। देखिए अगर किसी को कोई दूसरा इतिहास कोई महत्वपूर्ण है उसकी एक और कॉपी तैयार करनी है तो उस समय में जो था वो किसी पिछले वाली पांडुलिपि को मिटा करके फिर उसमें लिखा जाता था। देखिए क्या बात है कि बहुत एकदम कहा जाता है कि रेयर केस में कभी आपको कागज़ में मिलने का संभावना था, यानी आपको कागज़ में तो कोई लपेट कर देता ही नहीं। तो कागज़ कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं सदी या 14वीं सदी में। ठीक है। तो ये फिक्स बात है कि 14वीं सदी आते आते टेक्नोलॉजी कुछ डेवलप हुई होगी और कागज़ बनना शुरू हो गया होगा। ठीक है। इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोक धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब, करों के खाते लिखने का प्रयोग करने लगे। इसमें आसानी से कागज़ पे लिखा जाने लगा। धन, व्यक्ति, शासन, जन, मठ, मंदिर, पांडुलिपि ये सभी जगह एकत्रित किए जाते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखों में रखा जाता था। पांडु के पत्तों पर लिखा गया लिपि जो है या भाषा जो है वो क्या कहलाए, पांडुलिपि कहलाए। इन पांडुलिपि तथा दस्तावेजों से इतिहासकार को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनके उपयोग कठिन है। ठीक है। चलिए अब आगे देखें। उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकल नवीस के हाथ से ही पांडुलिपि की प्रकृति बनाई जाती थी। हर दरबार में नकल नवीस रखा जाता था ताकि किसी चीज़ की कॉपी आसानी से तैयार किया जा सके। अगर आपको कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर नजर आते होंगे। ये तो फिक्स है कि निश्चित है कि कोई एक कॉपी अगर दूसरा कोई तैयार करेगा तो बहुत सारे शब्द की रचना ऐसी होती है, बहुत सारा लिखावट का अंतर ऐसा होता है जो समझ में नहीं आता है। तो अभिलेखागार एक ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेज पांडुलिपि को संग्रहित किया जाता है। आज भी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहाँ वे अपने तमाम पुरानी सरकारी अभिलेख लेन देन का ब्यौरा रखते हैं। पटना में भी अभिलेख भवन है, आप लोग देख सकते हैं, और हर राज्य में होता है और राष्ट्रीय अभिलेखागार भी होता है। यह एक लघु चित्र की प्रकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। देखिए इसको नकल नवीश कहा जाता था। ठीक है। और इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये पूछा जाएगा कि मिनिएचर या लघु चित्र क्या है, इतिहास में इसका क्या संबंध है। तो आपको ये बताना है कि लघु चित्र की प्रकृति ऐसा होता है जिसमें पांडुलिपि की नकल अक्सर शामिल होती है। देखा कि 13वीं 14वीं शताब्दी के संबंध में लघु चित्र या मिनिएचर के संदर्भ में कथनों की सत्यता की जांच करें। तो ये दे सकता है कि इनमें से
जो है एक लघु चित्र की प्रकृति है जिसमें लिपि किसी पांडुलिपि की नकल करते हैं। इसमें देखा कि इसमें अक्सर पांडुलिपियों की नकल की जाती थी। ठीक है। उसके बाद देगा कि इसमें पांडुलिपियों के समान ही स्पष्टता होती थी। ठीक। और इन्हें सामान्य तौर पर संग्राहकर्ता पांडुलिपियों से अलग करके इसे बेचने का प्रयास करते थे। ठीक है। तो ये तीनों कथन क्या हो जाएगा? सही। ठीक है। चलिए, पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता था। ठीक है। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता था। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। ठीक है। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियां भी बनती रहती थी समय के हिसाब से। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग होती थी। ठीक है। ये तो फिक्स है कि कभी भी हाथ का लिखा एक जैसा नहीं होता है। तो एक तरह का भी पांडुलिपि है तो उसके अक्षर या उसके तरीके में क्या होगा? अंतर होगा। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती होगी। बाद में हमें लिपिकों द्वारा बनाई गई पांडुलिपि पूरी तरह निर्भर रहना पड़ा। तो मूल प्रतिलिपि आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी अगर आप जाइएगा तो वहाँ बहुत सारी मूल प्रतिलिपि मुगल काल के रखे हुए हैं। आप जाइएगा, कभी कभी प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए मूलतः लेखकों ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है। अलग अलग लिखने पर अलग अलग भाषाएं हो जाती थी। इसलिए ये भी अगर कहिएगा कि मध्य युग या पांडुलिपियों के पूछेगा कि पांडुलिपि के इतिहास लेखन में मूल समस्याएं क्या थी, तो इसके जो मूल प्रतिलिपियों का आसानी से उपलब्ध ना होना, और दूसरा क्या हो जाएगा कि पांडुलिपियों की नकल के कारण इसके भाषा, शब्द शैली और चित्रों में परिवर्तन। ठीक है। चलिए, कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। तो फिक्स है कि ये जो है ये तो मेंटली से है, उसको जो भी सही लगा। हो सकता है कि कहीं एडिटेशन का आप बात करिएगा तो पेज को धो करके फिर से पांडुलिपि पर नई चीज़ उकेरना, तो इससे क्या होता था कि आपको मूल फैक्ट पता नहीं चल पाएगा। हो सकता है कि उस समय में ऐसा हुआ हो, फिर राजा ने कुछ उसके साथ अच्छा कर दिया तो राजा की बुराई या राजा का निगेटिव फैक्ट जो है वो लिखना छोड़ देता हो। ठीक है। तो कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356, ठीक, ये इम्पोर्टेंट पूछेगा कि जियाउद्दीन बर्नी ने पहली बार अपना वृत्तांत कब लिखा था? 1356 में। दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा 1358 में। दोनों में अंतर था, बहुत बड़ा अंतर था। लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। 1971 पर तक में जितना भी रिसर्च हुआ उसमें किसी भी इतिहासकार का जो है इसकी जानकारी नहीं थी कि वृत्तांत लिखा जाता है। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। बाद में जब इसे उजागर किया गया तो पता चला। ठीक है। देखिए साइड में क्या दिया हुआ है, देखते हैं। अब दिया हुआ है कि लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई होती है। देखिए, अरबी और फारसी दोनों के शब्द हैं। ठीक है। हो सकती है नास्तलिक लिपि में कोई भी अरबिक, याद रखिएगा, चीज़ लिखा जाता है तो बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है, यानी बायां से दायां ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह से लिखे जाते हैं। फारसी और अरबी की जानकारी के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। शिकस्त लिपि दाईं ओर से अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। तो ये याद रखना है कि ये दोनों लिपि के बारे में जानिएगा। खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जाइएगा तो उसमें स्पष्ट रूप से नीचे में दिया भी है कि यह नास्तालिक लिपि में लिखा गया है। किसी भी अगर आप जाइएगा कॉपी भी आपको वहाँ आसानी से मिल जाएगा पुराने समय की पांडुलिपियों की। ठीक है। या कागज पे लिखे गए लेखों की भी। अब देखें नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। इसमें मूलतः जो है इतिहास कैसे आया मध्यकालीन भारत में और किस बेसिस पर लिखा गया, क्या क्या परिवर्तन है और परिवर्तन की गुंजाइश कहाँ से संभव है, इन सबों का वर्णन इसमें दिखा गया है। ठीक है। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह 700 से 1750 ईस्वी के बीच का जो ये 1000 वर्षों का लगभग का सफ़र है,
तो कहते हैं कि हजार वर्षों के अध्ययन में इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन हुए, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों का प्रयोग, यानी गोला बारूद का प्रयोग। ये तीन नया चीज़ है। सिंचाई में रहट, कताई में जो है चरखा इसी समय में आया 700 से 750 के बीच, और आग्नेयास्त्रों का प्रयोग हुआ। ये पूछेगा कि 700 से 750 के हजार वर्षों के इतिहास के बीच में हुए प्रमुख वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी में क्या क्या हुआ, तो सिंचाई में रहट का प्रयोग, कताई में चरखे का, और युद्ध में बारूद वाले अस्त्र का। तो क्या हो जाएगा उपरोक्त में से तीनों। ठीक है। इन उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी लाया गया। और खाद्य सामग्रियों में क्या क्या आया? आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। चूँकि यूरोपीय आ गए तो इसलिए चाय और कॉफ़ी आए। पुर्तगालियों ने आलू लाया, मक्का और मिर्च भी जो है ये बाहर के देशों से हमारे देशों में देखने को मिला था। ठीक है, ये याद रखना है। आलू, मक्का, मिर्च, ये यूपीएससी ने सीधे तौर पर पूछ दिया था। ठीक है, कि क्या क्या आया था। चलिए, ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलों और उन लोगों के साथ आए हैं जो नए विचार को लेकर भी आए हैं। फलस्वरूप यह काल आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और परिवर्तन का भी काल रहा है। ठीक है। चलिए, तो ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में तो रहा ही, राजनीति में आग्नेयास्त्रों का प्रयोग भी रहा है। अर्थव्यवस्था में जैसे सिंचाई में क्या हो गया, रहट, कताई में चरखा। ठीक है। और आलू, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, ये सब आप कह सकते हैं कि है। सामाजिक स्तर में भी आया, सांस्कृतिक स्तर में भी परिवर्तन देखने को मिला, जैसे वेशभूषा, लिबास, ये सभी। ठीक है। तो 5, 6, 7 अध्याय में जो है इसके बारे में आप डिटेल से जानिएगा। मैं उस चैप्टर पढ़ाऊँगा। ठीक है। आगे दिया कि इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आना भी बहुत बढ़ गया। अवसर की तलाश में लोग झुंड के झुंड दूर दूर की यात्रा करने लगे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। ठीक है। अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा था और अपॉर्चुनिटी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। ठीक है, संभावनाएं बढ़ रही थी। ठीक है। इस काल में जिन समुदायों का, देखिए ये रहट है, सिंचाई का यंत्र, ये क्या है, रहट है। ठीक है। चलिए, महत्व बढ़ता चला गया। उनमें एक समुदाय क्या था, राजपूत। ठीक है, जिनका नाम राजा का पुत्र होता था, अर्थात से निकला है। 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। ठीक है। और कहते हैं कि मुसलमानों, मुगलों से उन्होंने ही लोहा लिया था। ठीक है। समकालीन जो शासक आए सल्तनत काल में, उनसे लोहा लिया। ठीक है। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। तो मेनली जो है मिलिट्री से जुड़ा काम, लड़ाई से जुड़ा काम में जितना थे, वे ज़्यादातर राजपूत समुदाय से ही आते थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। तो उस समय का जितना भी वर्णन होता था वो राजा की प्रशंसा में होता था। ठीक है। हिंदी में एक काल ही पढ़िएगा तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है। वीरगाथा काल का वर्णन है। ठीक है। अब आगे दिया हुआ है, इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थों में मुख्यतः लिपिकों, मुंशियों का कार्य करने वाले जाति आदि समूह ने भी उठाया। ठीक है। तो पहले जो थे ये सभी लिपिक का कार्य करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये इन सबों में भी क्या हो गया कि क्षत्रिय भावना घुस गई और बाद में ये लड़ाकू प्रवृत्ति होते चले गए। ठीक है। चलिए, और एक फैक्टर दिया हुआ है कि पर्यावास शब्द क्या इंगित करता है। तो आप तो समझिएगा कि ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी का प्रश्न है, लेकिन
इतिहास में भी कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि किसी भी क्षेत्र में पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली जो है ये क्या कहलाता है, पर्यावास। ये पूछेगा पर्यावास का क्या अर्थ है, तो समझ जाइएगा कि किसी क्षेत्र विशेष में जो है वहाँ के पर्यावरण और वहाँ वास करने वाले लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली का वर्णन करता है। ठीक है, चलिए। तो इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई और खेती इसका बढ़ता जा रहा था। ठीक है, यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से पूरे तौर पर फैलता हुआ। पर्यावरण में परिवर्तन का कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो ये फिक्स एक सामाजिक आर्थिक गति बदलेगी या अन्य पर्यावरणीय दशा भी बदलेगी, तो इस स्थिति में लोग एक जगह से उठकर दूसरे जगह भी जाएंगे। इस पूरे काल के दौरान जंगल की कटाई हुई। जंगल में रहने वाले जितने लोग थे, आदिवासी समुदाय थे, या कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से होने के कारण हुआ क्या कि पर्यावास में परिवर्तन हो गया और वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे, या तो उन्होंने खुद को ढाल लिया, कृषक बन गए। ठीक है, और कृषकों की ये नए समूह जो है क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों, मंदिर को प्रभावित होने लगे। ठीक है, तो ये सभी जो है कृषि करने के कारण जो है इन सबों के प्रभाव में भी आ गए। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। ठीक है, तो ये जो आइडियल समाज हम लोग कहते हैं जिसमें उच्च वर्णों की धारणा होती है, इसके ये धीरे धीरे अंग बढ़ते गए और उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की भी बेगारी करते थे। ठीक है, तो बेवजह का काम करवाना, ठीक है, केवल पेट भत्ता के बेसिस पे काम करवाना, परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगा। ठीक है, चलिए, ये चीज़ है। चलिए, कुछ के पास तो ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी भी करते थे, यानी छोटे मोटे काम। ठीक है, कुछ काम कर लेते थे। और जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजाति में बंटने लगे, क्लासेस और सब क्लासेस। ठीक है, और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर भी उन्हें समाज में ऊंचा नीचा का दर्जा दिखाया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे, किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इस आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। ठीक है, ये तो सही बात है कि अपने क्षेत्र विशेष में हर कास्ट का जो है यह क्षेत्र विशेष में अलग अलग महत्व होता था। राजपूतों की ही शैली की बात करिए तो बहुत जगह अलग है, जाटों की ही अलग अलग प्रकार की है। बिहार में आप आइएगा तो वे यादव कहलाते हैं। यहीं अगर आप यूपी चले जाइए तो वहाँ जाट हैं, दिल्ली में भी जाट है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान क्षेत्र में फिर बदल जाता है इसका। ठीक है, तो अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा कराती थी और यहीं से पंचायत की उत्पत्ति मानी जाती है। कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता है, लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाज का पालन करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखिया का शासन होता था और मिला करके वे किसी राज्य की छोटी इकाई भर होती थी। तो इसी तरह जो है ये राजनीतिक शक्ति के उदय का भी माना जाता है कारण। तो ये पूछा जाएगा कि जातीय पंचायत का उदय निम्नलिखित में से किस काल की देन है, तो ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल या देगा कि प्राचीन इतिहास, प्राग इतिहास या मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास। तो ये याद रखिएगा कि जातीय पंचायत जो है ये मध्यकाल की विशेषता है। ठीक है, प्रौद्योगिकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन बने, उनमें से कौन कौन से परिवर्तन, ये देखिए। चलिए, आगे है क्षेत्र और साम्राज्य, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया है कि जहाँ तक हो सके अच्छी तरह से आप लोगों के समझ में आए। ठीक है, हम फिर मिलते हैं, धन्यवाद। लेकिन एनसीईआरटी की सीरीज़ अगर आप रिवीजन करते रहिएगा तो हमको यकीन है कि इससे बाहर वो प्रश्न नहीं डाल सकते हैं यूपीएससी के बोर्ड। ठीक है, चलिए, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।